जय श्री राम साथियों, मैं सुनील जांगीड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हाईटेक पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं मैथ के पार्ट को। तो आप अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठ जाएं, हर रोज की भांति जैसा कि आप लेके बैठते भी हैं। और क्लास स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन मैं आपको हल करवाऊं उससे पहले आप सभी क्लास की जो लिंक है उसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में जुड़ सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेष 193 आता है। इसी संख्या को 47 से भाग देने पर क्या क्या शेष आएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको इस तरीके से भाग दिलाने की बात करें कि उसी संख्या में दूसरी संख्या की बात करें भाग देने की, तो आप केवल और केवल शेषफल में भाग दे लेंगे। तो जो शेषफल है यहाँ कितना है? 193। 193 में हम 47 का क्या देंगे यहाँ? भाग। तो 193 में जब 47 का भाग देंगे तो हम देखेंगे 4 चौक 16, लगभग 4 बार जाएगा ये। तो 4 7 28, 2 और 4 चौक 16 और 2 18। कितने शेषफल बच गए फ्रेंड्स हमारे पास? 5। तो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आशा करूंगा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। ये आपके बोर्ड मास पर के नियम पर आधारित है, जिसे हम कहेंगे सरलीकरण पर आधारित है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए फ्रेंड्स पहले आपको इस नियम को ध्यान रखना है। वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, वी का अर्थ होता है जो वेन बार है, यानी रेखा कोष्टक। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक हल करते हैं। रेखा कोष्टक होता है ये जो जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। फिर बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट और फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। इसको याद करने का तरीका आप याद रख सकते हो कि जैसे कि माँ होती है वो सबसे ज्यादा प्यार करती है छोटे बेटे को, उसके बाद करती है मंझले बेटे को और फिर सबसे कम प्यार करती है वो बड़े बेटे को। क्यों करती है बड़े बेटे को प्यार कम? क्योंकि वो समझदार हो चुका है, जैसे कि आप लोग समझदार हो। ठीक है ना? अब हम देख रहे हैं ओ का अर्थ होता है ऑफ, यानी कि का। फिर हम का को हल करते हैं। डी का अर्थ होता है डिवीजन यानी भाग। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ए का अर्थ होता है ऐड यानी कि जोड़, और ये सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। इस तरीके से हम इस नियम का फॉलो करते हैं। तो अब देखिए यहाँ आपके पास दिया, सबसे पहले इस 4 माइनस 3 को करो। अब देखो यहाँ कुछ स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं कि -4 ले लेते। -4 नहीं, किस किस के ऊपर बार है? 4 और 3 पे। तो 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंझला कोष्टक 12 माइनस छोटा कोष्टक 5 और माइनस, अब कितने बच गए? 4 में से 3 गए तो 1, यहां हम लिखेंगे 1। ठीक है? उसके बाद हमारे वेन आरेख हट गया। अब हम हल करेंगे छोटे कोष्टक, और छोटा कोष्टक में हम देख रहे हैं 12 माइनस 5 में से 3 गए, 1 गया, कितना बच गया? 4। तो ये हो गया हमारे पास छोटा कोष्टक। अब हम बात करते हैं मंझले कोष्टक की। तो 6, 12 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे फ्रेंड्स? 8। इस तरीके से बच जाएगा 4। फिर हमारे पास बच रहा है माइनस ब्रैकेट, यहाँ कितने बच गए? -2। 6 में से 8 जाएंगे तो -2, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। अब देखिए 4 माइनस और माइनस मिलके फ्रेंड्स क्या बनाता है? +2। तो 4 और 2 कितने हो गए हमारे पास? 6। ये किस विकल्प में है? विकल्प नंबर सी में। तो सी विकल्प हमारा आंसर हो गया। आशा करूंगा ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न समझ में आया है तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, तो क्लास को लाइक कर दो। पहली बार यदि चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो ताकि हर रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण मूर्ति प्रतिमा 15,000 रुपए कमाता है। देखो कितने रुपए कमा रहा है ये? 15,000 रुपए। फिर कह रहा है इसका 80% व्यय कर देता है। तो व्यय कितना करता है? देखो व्यय का अर्थ होता है खर्च। तो 15,000 का 80% खर्च कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 12,000। 15 8 120 और 2 0, 12,000 रुपए क्या करता है? खर्च करता है। ठीक। वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब नई जो आय है वो क्या हो गई इसकी?
पहले थी 15,000, अब 20% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगी 120%। 120% का अर्थ होता है 120 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। पहले 2 जीरो है लिख देंगे, 12 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो अब वर्तमान में इसकी नई जो आय है वो कितनी हो गई इसकी 18,000 बढ़ने के बाद। फिर कह रहा है किंतु वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से उसे अब 20% अधिक व्यय करना पड़ता है। व्यय कितना करता था पहले 12,000, अब नया जो व्यय है वो कितना हो गया फ्रेंड्स, नया व्यय हो जाएगा 20% अधिक तो 120% हो जाएगा, 120 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक रेट 2 जीरो यहां लिख देंगे, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144, 14,400 खर्च करता है। अब कह रहा है उसकी नई बचत क्या है, तो बचत क्या होती है फ्रेंड्स, आय में से हम व्यय घटा देंगे। अब वर्तमान में कितना कमा रहा है 18,000, खर्च कितना कर रहा है 14,400, इसमें से लेस करेंगे तो नई बचत आ जाएगी उसकी कितनी 3600। कौन सी आ जाएगी फ्रेंड्स 3600। 3600 इस ऑप्शन में हम गलती है तो यहाँ हम 3,000 की बजाय कितना है ये 3600, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हम। ए, बी तथा सी में 1,050 रुपए को इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। अब 2/5 है तो देखिए अब आपको इसको अनुपात बनाना आना चाहिए। ये ए और फिर है बी और सी संयुक्त यानी दोनों का जोड़, इनका अनुपात दिया है। तो देखिए इस का से पहले कौन से किसका नाम आ रहा है बी और सी का, तो ये हो जाता है उसका हर वाला अंक। पहले वाला नाम है उसके लिए हो जाता है अंश का नाम। तो 2 हो गया अनुपात किसका ए का, और बी और सी का हो गया कितना 5, और कुल कितना हो गया तीनों का 7। कुल हमारे को दिया कितना 150, कुल में हम कुल का भाग देंगे और गुणा करेंगे उससे जो पूछा किसका है ए को कितना प्राप्त है, ए की वैल्यू कितनी है 2, हम 2 से गुणा कर देंगे। देखिए 7 एक कम 7, 7 पंजू 35, 150 को हम 2 से गुणा करेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएंगे हमारे पास 300। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया आंसर। फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में सभी के सभी जय श्री राम लिखें, ताकि मैं जान सकूं कि हाँ वास्तव में जो मैं बता रहा हूं, जो मेथड मैं आपको यूज ले रहा हूं आपके लिए, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर रहे हो। और जो स्टूडेंट ये कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं डाल रहे हैं वो आंसर अपने साथ साथ डालते रहे, और कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करने की जो रफ्तार है वो रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी चलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या होगा। शेषफल पूछा, भाग की बात कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ 7 की पावर 19 प्लस 2 में भाग दे कितने का 6 का, तो 7 में यदि हम 6 का भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है 1। हमारे से शेषफल पूछ रहा है तो हमारे को शेषफल ही चाहिए। 1 की पावर कितनी है हमारे पास 19 और प्लस है 2, 1 की पावर 19 यानी कि 1 की पावर 19 का अर्थ हो गया 1 और 2 1, कितने हो गए हमारे पास 3। तो शेषफल जो हमारे पास बचा फ्रेंड्स वो कितना आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आप ध्यान रखना अलग अलग भी भाग दे सकते हो, जैसे मैं आपको कहूं देखो 15 और 16 का योग, इनमें 6 का भाग दो, तो मैं देखो ऐसे दे सकता हूँ। भाग में 15 में पहले 6 का भाग दे लेता हूँ, शेषफल कितना बच रहा है 3, शेषफल ही आएगा भागफल नहीं। यहाँ देखो इसका भाग दूंगा 6 दूनी 12, कितना शेषफल बचेगा 4, 4 और 3 कितना हो रहा है ये 7, 7 में अभी 6 का भाग और चला जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा 1, तो 1 शेषफल आ गया। आप इनको जोड़ के देखो भाग दो, 15 और 16 कितना हो गया 31, जब 31 में 6 का भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा 1। ये ऐसे करो बात ये की। अब 7 की पावर 19 है तो हम इसे ऐसे कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको यानी कि इसमें भाग देके शेषफल निकाल सकते हैं। अब तो आपको आशा करूंगा समझ में आ गया होगा पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देने की इच्छा रखता है, किंतु साथ ही वह 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। यदि उसका क्रय मूल्य 95 रुपए हो तो अंकित मूल्य क्या है। फ्रेंड्स इसके लिए आपको याद रखना है कि सीपी और एमआरपी, सीपी क्या होता है क्रय मूल्य, एमआरपी क्या होता है अंकित मूल्य, इनका अनुपात वही होता है जो हम 100 में से यदि डिस्काउंट, डी का अर्थ है डिस्काउंट घटा दे
डिस्काउंट परसेंट, और 100 में यदि हम प्रॉफिट जोड़ दें, प्रॉफिट परसेंट, तो ये अनुपात आता है। तो देखिए सीपी हमारे पास है 95, एमआरपी हमारे पास है नहीं, 100 में से हमको घटाना है 5% की छूट देता है, और लाभ कितना लेता है 10 का। अब देखिए इसे हल करेंगे, 100 में से 5 गए तो कितने बच गए 95, और बटे 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। देखिए 95 से 95 कैंसिल, एमआरपी बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स आपके पास, एमआरपी जो आ रहा है वो कितना आ गया 110, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये आपके पास है अंडर रूट, यह है अंडर रूट 7 माइनस, या बड़ी नहीं सबसे छोटी बतानी है आपको, कौन सी बतानी है फ्रेंड्स, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, बड़ी नहीं सबसे छोटी भिन्न कौन सी इसमें, तो 7 माइनस रूट 5 है, और फिर है गुणा 5 माइनस रूट 3, 9 माइनस 7, और 11 माइनस कितना 9। अब जब आपके पास ऐसा होता है तो आपको ध्यान देना है, या तो इनका मल्टीप्लाई समान होगा या फिर इनका ऐड समान होगा। तो ऐड करें तो 7 और 5 12, और यहां देखें इसको 8, तो समान आ नहीं रहा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस प्रश्न को करने के लिए आप देखेंगे इनका अंतर देख लेते हैं। जब मल्टीप्लाई ऐड भी समान नहीं तो अंतर देखते हैं। इनका अंतर देखो कितने का है 2 का, इनका अंतर देखो कितने का है 2 का, इनका अंतर भी कितने का है 2 का, इनका अंतर भी कितने का है फ्रेंड्स 2 का। जब अंतर समान हो तो हम इनको गुणा कर लेते हैं। 7 को 5 से गुणा करो तो कितना आएगा 35, 5 को 3 से गुणा करो 15, 9 को 7 से गुणा करो कितना आ गया 63, 11 को 9 से गुणा करो कितना आ गया 99। जब अंतर समान है और इनका गुणनफल अलग अलग आ रहा है तो इनमें जिसका गुणनफल यानी कि सबसे ज्यादा आ रहा है, गुणनफल क्या आ रहा है सबसे ज्यादा, और एक गुणनफल आ रहा होगा सबसे कम। यदि गुणनफल सबसे कम है तो वो सबसे बड़ी संख्या है, और यदि गुणनफल सबसे अधिक है तो वो सबसे छोटी संख्या है। तो ये डी हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा ये, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। किसी वस्तु को 21 में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स सीपी और एसपी में हम बात करें, 21 रुपए में बेचा, एसपी हमारे पास है 21 रुपए। अब ऐसे प्रश्नों को आप या तो एक्स मान के करो या विकल्प से करो। तो मेरी राय है कि आप एग्जाम में एक्स मान के करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसे क्या करो विकल्प के द्वारा कर सकते हैं। विकल्प में यहां दिया है 30 की वस्तु को 21 में बेच रहे हो तो क्या होगी हानि, क्या होगी फ्रेंड्स हानि। ये कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर ही क्या हुई है उसे हानि। तो क्रय मूल्य 30 और बेचा कितने में 21 में, तो हानि कितनी की हो गई 9 की। हानि परसेंट निकालेंगे तो 9 बटा यानी हानि बटा क्रय मूल्य गुणा में 100, हम 0 से 0 3 3 9, तो वापस से देखो 30% आ गया। जितना क्रय मूल्य था उतना ही परसेंट हानि का रहा है, यही प्रश्न कह रहा था, इसका मतलब ये तो हो रहा है। और 30 एक में ही हम तो इसे आंसर मान लेंगे। फिर भी हम 70 से करके देख सकते हैं। यदि हम 70 में खरीदे और बेच रहे कितने में 21 में, तो देखो हानि कितने की हो रही है, हम यहाँ कहेंगे 70 में से यहाँ 49 की हानि हो रही है। 49 में हम हानि में क्रय मूल्य का भाग देंगे, गुणा 100 करेंगे तो हानि परसेंट आ जाएगा। हानि परसेंट उतना ही आना चाहिए जितना आपने क्रय मूल्य लिया। क्रय मूल्य कितना लिया है 70, तब 70 ही आना चाहिए। देखो 0 से 0 7 का भाग देंगे, 7 7 49, कितना आ गया बताओ 70%। तो इसका मतलब विकल्प नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं, तो उसकी चाल का धारा की चाल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स एक तो होता है अनुकूल चाल और एक होता है प्रतिकूल चाल, ठीक है। अनुकूल चाल में हम कहें नाव की चाल प्लस धारा की चाल होती है, जुड़ जाती है। प्रतिकूल में नाव की चाल में से धारा की चाल को हमें घटा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको यहां दिया है समय और आपको कहा है दूरी समान है। जब दूरी समान हो तो समय का जो अनुपात होगा उसका उल्टा इसका चाल का अनुपात होगा, ठीक है। तो यहां अनुकूल की बात कर रहे हैं, एक कर रहा है प्रतिकूल की। अनुकूल में हम यहां देखेंगे कितना समय लग रहा है, यानी कि 10 मिनट लग रही है अनुकूल में, और विपरीत में कितनी लग रही है 15, यानी कि प्रतिकूल। अब इनका
उल्टा कर देंगे तो 15 हो जाएगी अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल हो जाएगी 10। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपसे कह रहा है ये क्या कि अनुकूल चाल और धारा की चाल चाहिए, धारा की चाल चाहिए और नाव की चाल चाहिए। तो नाव की चाल या आदमी की चाल कैसे निकलेगी? अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों को जोड़ देंगे, दो का भाग देंगे। और धारा की चाल चाहिए तो अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। ठीक है। तो अब आपको देखो चाल दे रखी है अनुकूल 15 और प्रतिकूल दे रखी है 10, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो उस व्यक्ति की चाल आ जाएगी। अनुपात घटाएंगे और 2 का भाग देंगे तो नाव की चाल आ जाएगी। 15 और 10 कितने हो गए? 25 बटे 2। और यहाँ कितना आ जाएंगे? 15 में से 10 गए तो 5 बटे 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 25, कितना आ गया? 5:1 हमारा आंसर हो गया, जो कि विकल्प नंबर डी में है। आशा करूंगा फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है। जब दो संख्याओं a b का योग ज्ञात करें तो वो क्या होगा? औसत को हम संख्या से गुणा कर देते। तो औसत 20 है, संख्या 2 है, तो योग कितना आ गया? 40। अब b और c का योग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? औसत दिया 19, 2 से गुणा कर देंगे तो 38 योग आ जाएगा। और जब c और a की बात करें तो c और a की बात करें तो इनका योग क्या होगा? औसत को हम 2 से गुणा कर देंगे, व्यक्ति 2 है तो 42। सबको जोड़ते हैं तो देखो a प्लस 2a आ गए, 2b है। देखो a कितनी बार है? 2 बार। b कितनी बार है? 2 बार। c कितनी बार है? 2 बार। बराबर इनका योग करें तो 40, 38 और 42 तो कितना हो गया? 120। अब इनमें कॉमन ले रहे हैं 2 तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना गया? 120। तो ए बी का योग कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 60। पूछा किसका है? ए का। यदि हम ए बी सी में से बी और सी का घटा देंगे तो ए का ही बचेगा ना। तो ए बी सी का मान कितना है? 60। ए बी सी का मान कितना है हमारे पास? 60। ए बी सी का मान 60 है, इसमें से हम घटा देते क्या? ए बी बी सी का, बी सी का मान कितना है? 38। तो हम 38 को क्या कर देंगे? यहाँ से घटा देंगे तो बच जाएंगे कितना हमारे पास फ्रेंड्स? 22, जो कि विकल्प नंबर बी में है। आशा करूंगा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में सभी के सभी जय श्री राम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 1460 रुपए और 3 वर्ष में 1606 रुपए। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब आपके पास इस तरीके से प्रश्न हो 2 वर्ष और 3 वर्ष यानी 1 वर्ष का ही अंतर हो तो आप इन दोनों के मिश्र धनों में अंतर कर लेंगे, यानी 1606 में से 1460 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 6। और यहाँ 10 में से 6 जाएंगे तो 4 और 15 में से 14 जाएगा तो 146 रुपये आ जाएगा। ब्याज में हम कितने पर आए? 1440। फर्स्ट वाले का हम भाग दे देंगे, गुणा 100 से कर देंगे जब दोनों के बीच में 1 साल का अंतर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 146 कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास? 10%। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में 120 मीटर पीछे छोड़ जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखो हमारे को जो दूसरी 18 सेकंड में उसको पीछे छोड़ जाती है, इसका मतलब चालों का जब एक दिशा में हो तो चालों का क्या होता है? अंतर। तो 120 मीटर की जो दूरी है वो 18 सेकंड में पार करे तो चाल क्या होगी इसकी? हम कहेंगे यहाँ 120/18। तो यहाँ भाग दे रहे हैं कितने का? 6 का, 6 × 18, 6 × 2 12, 20/3। यहाँ किलोमीटर में प्रति घंटे में चाल है तो इसे किलोमीटर में बनाएंगे, 20/3 मीटर प्रति सेकंड है, इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे फ्रेंड्स। तो 3 का भाग देंगे 18 में 6, 5 का भाग देंगे 4, तो 6 चौका 24। 24 कैसे आए? जो 60 था उसमें से दूसरी गाड़ी की जो चाल थी वो घटाने पर 24 आए। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है एक ही दिशा में जा रहा है। जब एक ही दिशा में गाड़ी आ जाती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है? उसकी चालों का अंतर, और दूरी में हम भाग देते हैं।
तो चाल हमारे पास जो आएगी वो क्या आएगी, अब हम 60 में से 24 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना फ्रेंड्स, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी दूसरी गाड़ी जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर से 7% की दर से 1/4 भाग 8% और शेष 10% से निवेश किया। यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय 561 रुपए हो तो निवेश पूंजी क्या है। तो देखिए यहाँ हम बात करें कि निवेश पूंजी 4 और 3 जो हर है ना, इनमें किसका भाग किसमें भाग जाता है, तो आप कहेंगे सर 12 में भाग जाता है। जब 12 में भाग जा रहा है तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4। तो पहला जो भाग है वो 4 था और उसको 7% की दर से दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 28% भी आ जाएगा। दूसरे की बात करें, फर्स्ट भाग था, दूसरे भाग की बात करें तो देखो 8% की दर से 1/4, 12 का 1/4 निकालेंगे और उसे किससे गुणा कर देंगे, 8 से, तो ब्याज आ जाएगा। क्योंकि जब आप पूंजी को किससे गुणा कर रहे हो, इसको धर से, तो ब्याज का परसेंट निकल के आ जाएगा कितने हैं, तो हम 4 का भाग देंगे, 4 × 12, 8 × 24% आ जाएगा इस पे। अब बात कर रहे हैं कितना, तीसरी धर क्या शेष, तो देखो 4 3 ही आ गए, 4 आ गए, 7, 12 में 7 गए तो कितने बच गए, 5, और किसकी दर से है, 10 की दर से, तो कितना आ गया, 50%। सबको जोड़ते हैं तो कितने परसेंट आ जाएंगे हमारे पास, 4 × 12, 8 और 4 12 कहाँ से ले, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 102%। हम कहेंगे 561 की जो वैल्यू है वो 102% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितनी होगी, पर लेकिन हमारा भाग टोटल कितना था, 12, तो हम इसको 12 से भाग कर देंगे क्योंकि पूंजी पूछी है। 102 को हम यहाँ भाग दे कितने का, 6 का, तो 6 एकम 6, 6 7 42, 6 दूनी 17 3 51, बच गए 5, 17 3 51। अब हम 33 को 100 से गुणा 2 से करेंगे तो 33 दूना 66, तो हमारे पास 6600 रुपए पूंजी निवेश आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। देखो 4 मैन, एम लिख देता हूं आदमियों के लिए, प्लस 6 औरतों के लिए डब्ल्यू लिख देता हूं। ये मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो पूरा काम हो गया। बराबर किसके होगा, 3 आदमियों के, 3 आदमी प्लस 7 औरत के, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 10। तो दोनों के काम क्या होंगे, बराबर, क्योंकि उसी काम को कर रहे हैं। तो अब देखो 8 को जब 4 से गुना किया तो हमारे पास कितना आ गए, 32 है, प्लस 8 को 6 से गुना करेंगे तो 48 डब्ल्यू। 10 को 3 से गुना किया तो 30 एम यानी आदमी, प्लस 10 को जब 7 से गुना करेंगे तो 70 डब्ल्यू। अब डब्ल्यू की तरफ डब्ल्यू चला जाएगा, एम की तरफ एम चला जाएगा, तो 32 में से 30 जाएगा तो 2 एम बच गया, और 70 में से 48 डब्ल्यू जाएंगे तो कितने बच जाएंगे फ्रेंड्स, 22 डब्ल्यू। देखो 2 1 2 11, एम अनुपात डब्ल्यू कितना बच गया, डब्ल्यू का एम के पास और एम का डब्ल्यू के पास, तो 11:1। अब हमारे से प्रश्न पूछ रहा था कि 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में करें। तो आप किसी भी पक्ष को, एक पक्ष को ले लीजिए, जहां एम है वहां 11 लिख दीजिए, डब्ल्यू है वहां 6 लिख दीजिए। देखिए 6 4 एम की जगह लिखेंगे 11 प्लस 6 डब्ल्यू की जगह लिखेंगे 1 गुना कितना है 8 बराबर होगा कितने 20 औरतों, 20 औरतों की वैल्यू कितनी है 1 गुना D2 यानी आदमी की संख्या पूछ रहा है, दिनों की संख्या पूछ रहा है। तो 11 को 4 से गुना करोगे 44 और 6 को 1 से गुना करोगे तो 6, 44 और 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा ये 50, यहाँ लिखेंगे गुना 8 बराबर 20, 0 से 0 और यहाँ भाग दिए 4, 5 चौक 20, 20 दिन हमारा इस प्रश्न का क्या गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आशा करूंगा प्रश्न आपको सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों जिन्हें पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक क्लब लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है, तो इसकी संख्या कितनी है। जब एक आकृति को दूसरी आकृति में ढाला जाता है फ्रेंड्स, तो उन दोनों के आयतन क्या होते हैं बराबर। तो पहला जो बेलन सिक्का था, सिक्का किस प्रकार का होता है बेलनाकार, और बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन वो होगा फ्रेंड्स क्या, यहां बेलन का आयतन होता है वो किसके इक्वल होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और ये होता है पाई r² h के।
तो पाई लिख देंगे। आर की वैल्यू देखो पहले वाले की कितनी है 0.27 यानी 0.75 सेंटीमीटर गुणा 0.75 गुणा ऊंचाई यहाँ कितनी दी है इसकी 2, जिन्हें पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवर्तीय बेलन बनाना है। तो पाई गुणा 3 गुणा 8। देखिए यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो। देखिए 3 से हम काट देंगे इसको 75 को, तो 25 3 75 हो जाएगा। 25 को काटेंगे 25 चौक 100 हो जाएंगे। 2 को इससे काट देंगे तो 2 आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करें तो 25 3 75 और 25 चौक 100। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 3 बार लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि तीन कितनी बार 2 बार लिखना पड़ेगा। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो संख्या आएगी इधर क्या है, ये संख्या जो आएगी फ्रेंड्स वो कितनी होगी, 4 इधर है और 8 इधर है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद 8 चौक 32, उसके बाद यहाँ 2 भी है तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं किससे, तो और किसकी संख्या वैल्यू आ रही है, संख्या लंबवर्तीय बेलन की। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 0.2 था, 0.2 था, यहाँ बटे में क्या आ गया 10, तो 10 से और गुणा कर देंगे। तो 8 चौक 32, 32 दूना 64 यानी 640 जो बेलन है वो हमारे प्राप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इस प्रश्न को किस तरीके से करना है। यहाँ से हटा के इसे दोबारा लिख देता हूँ किस तरीके से आपको हल करना है। देखिए यहाँ है बेलन, जब एक आकृति को दूसरी आकृति में ढाला जाता है तो उनका आयतन बराबर होता है। आयतन बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप पाई लिखोगे। आर देखो पहले की 0.7 है तो 0.75 कितनी बार लिखनी है, आर स्क्वायर है तो 2 बार, 0.725 गुणा मोटाई 0.2 बराबर यहाँ दे रखा है पाई। ठीक है, उसके बाद इसका 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। 3 है तो कितनी बार लिखोगे इसे, 2 बार, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या है 3, तो 3 गुणा 8। ठीक है, अब इसमें हम भाग देंगे इसका, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसकी संख्या। और संख्या हम निकाल रहे हैं तो देखिए संख्या कैसे निकलेगी, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो बटे में 100, इसका पॉइंट हटाओगे बटे में 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक, इसका पॉइंट हटाओगे बटे में 10। देखिए यहाँ हम काट रहे हैं 25 30 25 चौक 100, 25 30 75, 25 चौक 100, 25 30 75। 2 से यहाँ 4 बार कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो बचा क्या हमारे पास, यहाँ तिरछा गुणा करेंगे इनको तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स वो क्या होगी, संख्या बराबर हो जाएगी क्या, 4 गुणा 4 गुणा 10 गुणा 4, ये 4 गुणा होंगे ना, तो हमारे पास 4 चौक 16, 16 चौक 64, 640। अब आशा करूंगा आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज की क्लास के हमारे कंप्लीट 15 क्वेश्चन। आशा करूंगा सभी क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे होंगे, लेवल भी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आए होंगे। आपको इससे बहुत ही फायदा मिलने वाला है एग्जाम में। तो जितनी क्लासें हमने पहले डाली है उनको भी आप रिवाइज करते रहिए बार बार, और इनको आप रोज प्रैक्टिस सेट में आते रहे। जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आज की क्लास का मैंने 8 बजे शेड्यूल डाला है, क्योंकि मैं 5:15 बजे फ्री नहीं रह पा रहा, इस वजह से मैं उस चीज़ को हटा के वापस से 8 बजे आपकी क्लास रख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इससे आपको किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को जय श्री राम, धन्यवाद।